दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी भी नहर है जिसको ज़मीन में खोदकर नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर से निकाला गया है, जिससे कि जहाज़ों को भी गुजारा जाता है। हो सकता है ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, परंतु ये सच है। इतना ही नहीं बल्कि ये नहर वर्तमान समय में अपने देश की 70 से 80% जनसंख्या का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का साधन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पनामा में स्थित पनामा नहर की, जो कि उस समय की इंजीनियरिंग की एक अद्वितीय मिसाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पनामा नहर की बनावट, इतिहास और कार्य प्रणाली के साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से चीन पनामा के पड़ोसी देश कोस्टारिका में पनामा नहर जैसी एक विशाल नहर बनाने के प्रयास में लगा है और वो कहाँ तक इसमें सफल हो पाया है। तो आइए दोस्तों, पनामा नहर के इतिहास से शुरू करते हैं। जब पनामा नहर नहीं बनी थी, उस समय अगर जहाज़ों को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में या प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना होता तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो था दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पॉइंट कैप ऑफ हॉर्न से होकर निकलना, जिस वजह से उनको 13,000 किलोमीटर का सफर तय करना होता था। जाहिर है ये दूरी बहुत अधिक थी, परंतु दूरी ही एकमात्र समस्या नहीं थी। असली समस्या तो बर्फ के विशालाकार पहाड़ थे, क्योंकि कैप ऑफ हॉर्न ध्रुवों के काफ़ी करीब है, जिस वजह से वहाँ विशालाकार बर्फ के पहाड़ थे और पानी में बर्फ के पहाड़ों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से जहाज अक्सर उनसे टकराकर डूब जाया करते थे। इस समस्या का एक ही समाधान था, वो ये था कि अगर किसी भी तरीके से जहाज़ों को सेंट्रल अमेरिकी देशों से होकर निकाला जाए तो ये दूरी मात्र 90 से 150 किलोमीटर के बीच रह जाएगी। परंतु ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहाज़ों को तभी सेंट्रल अमेरिकी देशों से निकाला जा सकता है जब वहाँ कोई विशाल नहर का निर्माण किया जाए। जाहिर है कि ये काम बहुत कठिन था, परंतु जरूरी था, इसलिए इसका निर्णय ले लिया गया। अब बारी थी कि सेंट्रल अमेरिकी देशों में से किस देश को नहर बनाने के लिए चुना जाए। फाइनली पनामा को चुना गया, क्योंकि पनामा से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी सबसे कम थी। और फिर नहर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1876 में फ्रांस की कंपनी को दे दिया गया। परंतु दोस्तों, जितना आसान ये काम लग रहा था उतना आसान ये था नहीं, क्योंकि पनामा में अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी था, जिस वजह से उस क्षेत्र का अधिकांश भाग रॉक से मिलकर बना था। इन रॉक्स को काटकर नहर बनाना कोई आसान काम तो था नहीं, और फिर वर्कर्स के लिए यही एकमात्र समस्या नहीं थी, क्योंकि पनामा भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक है, जिस वजह से उन क्षेत्रों में बहुत खतरनाक जंगल और उन जंगलों में जानलेवा मच्छर और अन्य जहरीले कीड़े मकोड़े थे, जो कि वहाँ काम कर रहे वर्कर्स के लिए यमराज साबित हुए। और वहाँ काम कर रहे लगभग 6,000 वर्कर्स मच्छरों के काटने की वजह से मारे गए, जिस वजह से मजबूरन फ्रांस कंपनी को ये नहर निर्माण का कार्य रोकना पड़ा। और लगभग 18 साल के बाद अमेरिकी इंजीनियरों ने पनामा नहर के महत्व को देखते हुए 1904 में पनामा नहर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अमेरिकी इंजीनियर भी इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि पनामा में नहर को खोदकर निकालना असंभव है, इसलिए उन्होंने पनामा में स्थित पहाड़ों पर नहर का निर्माण किया, जिसको आज हम गाटून लेक के नाम से जानते हैं। ये लेक समुद्र तल से 85 फीट ऊपर बनाई गई थी, इसलिए जहाज़ों को इतने ऊपर लाने के लिए लॉक्स का निर्माण किया गया था। और फाइनली 14 अगस्त 1914 में नहर बनकर तैयार हो गई, जिसने 13,000 किलोमीटर के समुद्री सफ़र को मात्र 80 किलोमीटर में कर दिया। तो आइए दोस्तों, अब पनामा नहर की कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं कि किस तरीके से जहाज़ों को 85 फीट ऊपर उठाकर फिर उन्हें उतना ही नीचे लाया जाता है। जहाज़ों को ऊपर या नीचे लॉक्स की सहायता से किया जाता है। लॉक्स को आप एक खुले बड़े कमरे की तरह समझ सकते हैं, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े गेट लगे होते हैं। दोस्तों, इन लॉक्स में जब पानी को भरा जाता है तो पानी का लेवल ऊपर की ओर आने लगता है। जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो उसके साथ जहाज भी ऊपर की ओर आ जाता है। दोस्तों, पनामा नहर में ऐसे कुल 6 लॉक्स को बनाया गया था। सबसे पहले जहाज को पहले लॉक्स में लाया जाता है। जैसे ही जहाज पहले लॉक्स में आता है, लॉक्स के गेट को बंद कर दिया जाता है और फिर लॉक्स में शक्तिशाली पंपों की सहायता से पानी को भरा जाता है। जैसे जैसे लॉक्स का बॉटल लेवल ऊपर की ओर आता है तो उसमें खड़ा जहाज भी ऊपर की ओर आने लगता है। पानी को पहले लॉक्स में जब तक भरा जाता है जब तक कि पहले लॉक्स का बॉटल लेवल दूसरे लॉक्स के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पहले और दूसरे लॉक्स का बॉटल लेवल समान होता है तो दूसरे लॉक से गेट को खोलकर जहाज को पहले लॉक से दूसरे लॉक्स में भेज दिया जाता है। इसी प्रक्रिया से
दूसरे और तीसरे लॉक्स में भी पानी को भरकर जहाज को ऊपर उठाया जाता है और फिर जहाज को फाइनली तीसरे लॉक से गाटून लेक में भेज दिया जाता है और फिर जहाज गाटून लेक से प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर की ओर भेज दिया जाता है। और जब जहाज गाटून लेक के किनारे पर पहुंच जाता है तो फिर बारी आती है उसको दूसरी तरफ समुद्र में उतारने की। इसके लिए जहाज जिस प्रक्रिया से ऊपर लाया गया था उसी का उल्टा करके, यानी सबसे पहले जहाज को गाटून लेक से तीसरे लॉक्स में लाकर लॉक्स के गेट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरे लॉक्स का जो पानी है उसको हल्के हल्के कम किया जाता है। पानी की लेवल को लॉक से जब तक कम किया जाता है जब तक कि तीसरे लॉक्स का वाटर लेवल दूसरे लॉक्स के वाटर लेवल के बराबर नहीं आ जाता। लॉक्स का पानी कम होने की वजह से जहाज भी नीचे आ जाता है और जैसे ही तीसरे लॉक्स का वाटर लेवल दूसरे लॉक्स के वाटर लेवल के बराबर होता है जहाज को तीसरे लॉक से दूसरे लॉक्स में भेज दिया जाता है और इसी प्रक्रिया से दूसरे और पहले लॉक्स के पानी कम करके जहाज को समुद्र में उतार दिया जाता है। और इस तरीके से एक जहाज एक पहाड़ी के ऊपर से 80 किलोमीटर के सफर के बाद महासागर में पहुंच जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों आप पनामा नहर के महत्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहाज बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो जहाज़ों का निर्माण पनामा नहर के साइज को ध्यान में रख के करती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पनामा नहर के महत्व को देखते हुए चीन ने पनामा देश के पड़ोसी देश कोस्टारिका में ही पनामा नहर की तरह एक एडवांस नहर को बनाने का पूरे प्रयास में लगा है। हालांकि अभी तक उसको इसकी मंजूरी नहीं मिली है। अगर चीन को इसकी मंजूरी मिल जाती है और वो पनामा नहर की तरह कोस्टारिका में नहर बना लेता है तो उसके हाथ कुबेर का खजाना लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन नहर से जहाज़ों को गुजारने पर एक बहुत बड़ा टैक्स लिया जाता है। परंतु दूसरी ओर अमेरिका नहीं चाहता कि चीन सेंट्रल अमेरिकी देशों के मामले में हस्तक्षेप करे। वो चीन को पहले भी धमकी दे चुका है। अगर चीन अभी भी नहीं मानता है तो उसकी हालत भी यूक्रेन की तरह हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, चीन इसमें सफल हो पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।